पटना में पीएफआई। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। पटना में आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला बड़ा होता जा रहा है, सियासत के नजरिए से भी और लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से भी। सियासत के नजरिए से इसलिए क्योंकि पटना के एसएसपी के विवादित बयान के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से इसलिए क्योंकि जांच एजेंसियों को इस मामले में पीएफआई की मौजूदगी का शक गहराता जा रहा है। इसलिए आज पटना में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा गया है। रिपोर्ट में देखिए। पटना एसएसपी के बयान पर विवाद, पीएफआई से की आरएसएस की तुलना, बयान पर भड़की बीजेपी, विपक्ष ने किया एसएसपी का सपोर्ट, बिहार में गरमाई सियासत। पटना के फुलवारी शरीफ से 2 कथित आतंकियों के पकड़े जाने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि बिहार से लेकर दिल्ली तक एक और सियासी बवाल शुरू हो गया। ये बवाल तब शुरू हुआ जब दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी। एसएसपी के बयान के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। एसएसपी ने कहा कि जैसे आरएसएस की शाखा होती है और स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही ये आतंकी भी ट्रेनिंग ले रहे थे। बीजेपी ने एसएसपी के बयान पर आपत्ति जताई तो विपक्ष को इस बयान में कोई गलती नजर नहीं आई। किस पार्टी ने किस तरह से क्या कहा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का वो बयान सुन लीजिए जिस पर सियासत शुरू हुई। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। बीजेपी ने फ्रंट फुट पर आकर एसएसपी के इस बयान का विरोध किया और कार्रवाई की मांग की। निश्चित तौर से कार्रवाई होना चाहिए और पटना के एसएसपी का यह बयान घोर आपत्तिजनक है और देश के अंदर लोगों इसके उनके बयान के प्रति भारी गुस्सा है और क्या नाम है बिहार की सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें तत्काल वहां से हटना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए। बात निकली तो फिर बहुत दूर तक गई। बिहार में बीजेपी और विपक्ष के बीच लगभग तू-तू मैं-मैं वाली स्थिति पैदा हो गई। बीजेपी और विपक्ष के नेता मीडिया के सामने आकर बयान देने लगे और जो बयान नहीं दे पाए वो ट्वीट करके मामले पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। सुनिए बयान पर सियासत कैसे गरमाई। इस देश में नहीं, पूरे दुनिया में अपनी संस्कृति को कैरी करना, भारत के संस्कृति को अक्षुण्ण रखना, राष्ट्रवादी एक संगठन है जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और उसकी तुलना एसएसपी ने ये आतंकवादी संगठन से करके पता नहीं चलता है कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया, किस मानसिकता से किया। ये जितना भी कंडेम किया जाए, जितना भी इसकी भर्त्सना की जाए, ये बहुत कम होगा। और इस पर विचारणीय बिंदु यह है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर को इस पर विचार करनी चाहिए कि अगर तुलना ही करना था तो फिर इसमें आरएसएस संगठन का नाम कहां से आ गया। एक देश में, दुनिया में आतंक फैलाने वाली संस्था, और दूसरे तरफ एक दुनिया में वापसी सानिध्य पैदा करने वाली संस्था। उन्होंने क्या कहा था, बहुत ही मार्मिक और दृष्टिकोण से अपनी बात रखी थी कि प्रशिक्षण का तौर तरीका आरएसएस से मिलता जुलता है। क्या ये आरएसएस 2 दफे इस मुल्क में बैन नहीं हुआ? क्या वहां शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण ऐसा नहीं दिया जाता जिससे कि समाज को कई दायरों में, कई वर्गों में, कई बाड़ों में बांटा जा सके? अगर ये समानता थी और उसके लिए उन्होंने वो टिप्पणी की, उसका टिप्पणी करने की शब्दावली जो भी हो,
उसके बाद अब देख रहा हूं शोकॉज नोटिस हो रहा है। हो सकता है अधिकारी लोग भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी ना होने देना चाहते हो, इसलिए अपनी बात मुखरता से रखते हैं। बहुत बड़ी परीक्षा पास करके आईपीएस बनते हैं। आप चाहते हो कि उनको हड़का करके, धमका करके, उनको एक तरह से ये कह दो कि जो हम कहें हमारी जय जयकार, साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय के अलावा कुछ ना हो। अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देखना होगा। देखिए, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने जो संघ के मॉडल ऑपरेंडी के बारे में बात कही है, बिल्कुल सही कहा है। आरएसएस भी, वे लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर अपना प्रोपगंडा और घृणा फैलाते हैं और किसी क्षेत्र में पाव जमाने पर दंगे, मॉब लिंचिंग, अन्य सांप्रदायिक सौहार्द विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अगर पटना के एसएसपी ने ये बात कही तो फिर आखिर बीजेपी सरकार में है, उनकी पुलिस है, उनके एसपी हैं, उनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आप उन्माद की राजनीति कीजिए, नफरत की राजनीति कीजिए, घृणा फैलाइए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़िए, वो सही है जो उनका चरित्र है आरएसएस का। और अगर इसकी तुलना उन्होंने एसपी ने की तो इसके बाद बीजेपी के नेता सीधे, चूंकि गृह मंत्रालय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है, तो सीधे सवाल खड़े कर रही है। इसका मतलब है कि अगर आपको इतने बेचैनी है, इतना आप अगर पुलिस पर भरोसा नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, तो फिर सत्ता में साथ क्यों बने हैं? विवाद बढ़ता देखकर एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। उधर खुद को घिरता देखकर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपने बयान पर सफाई दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये लोग पकड़े गए हैं की कार्यशैली क्या है, तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं, जो कि प्रॉपर सीजर का पार्ट है, जब्ती का पार्ट है, और जो इनका इंटेरोगेशन रिपोर्ट बना है, उसमें इस चीज का इन्होंने बहुत ही विस्तृत उल्लेख किया था, जिसका मैंने कल वक्तव्य दिया है। तो उसी के आधार पर मीडिया को ब्रीफ किया गया था और इसमें ये जो है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे और उनके इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो प्रकाश में आया था उसी चीज को हूबहू दोहराया गया था। और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है और बिल्कुल पेन्स टेकिंग ढंग से हम इस ग्रुप को लगभग 2 हफ्ते से फॉलो कर रहे थे और इसमें किसी भी किन्हीं संगठनों की तुलना करना या फिर वो करना, इसका कोई ना उद्देश्य है और ना ही कोई प्रश्न उठता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल पटना पुलिस को कई दिनों से इस बात का इनपुट मिल रहा था कि फुलवारी शरीफ इलाके में कुछ संदिग्धों की मौजूदगी है। पुलिस ने जब इनपुट पर काम करना शुरू किया तो गिरफ्त में आए जलालुद्दीन और अतहर परवेज, जो मार्शल आर्ट के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे। पिछले हमें 10-15 दिनों से ऐसा इनपुट मिल रहा था कि ईसुपुर में, फुलवारी शरीफ में एक बिल्डिंग बेसिस में एक्टिविटीज संदेहास्पद चल रही है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने साइंटिफिकली और टेक्निकली पहले वेरीफाई कराया। उसके बाद हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं ग्राउंड पे, उससे वेरीफाई कराया। वेरीफाई कराने के बाद 11 जुलाई को ही रात को हम लोगों ने उस बिल्डिंग को सर्च किया तो मिस्टर जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, वो और मिस्टर अतहर परवेज, जो सिमी खुद के कन्फेशन के हिसाब से और वेरीफाई भी कराया गया है, जो सिमी के बिहार कनेक्टेड एलिमेंट से उनके बेलर रहे हैं और पिछले 2 सालों से उनके कथनानुसार वो एसडीपीआई और पीएफआई की आड़ में लोगों को ट्रेन कर रहे थे। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल अभी तक हम लोग को समझ में आया है वो ये है कि लोगों को रेडिकलाइज करना और मार्शल आर्ट्स के नाम पर लोगों को आर्म्स ट्रेनिंग, वो तलवार और चाकू की ट्रेनिंग देना, जो 6 और 7 जुलाई को हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ की तो जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल इन दोनों के निशाने पर थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 12 जुलाई को बिहार में थे। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, पुलिस ने 11 जुलाई की रात को ही इन दोनों को धर दबोचा। इन दोनों आरोपियों में से एक जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है। इसने फुलवारी शरीफ स्थित अपने मकान को अतहर परवेज को किराए पर दिया था, जहां से ये दोनों मिलकर
देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे। पुलिस ने जब इन दोनों के ठिकाने की तलाशी ली तो कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो चौंकाने वाले थे। पुलिस को इनके यहाँ कथित तौर पर पीएफआई की एक पत्रिका मिली जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही हुई थी। मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा Popular Front of India is confident that even if 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% में पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई would subjugate the coward majority community। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। पटना पुलिस ने जब दोनों के ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां से पीएफआई का झंडा, पैम्पलेट, बुकलेट और गुप्त दस्तावेज मिले। इनमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का रोड मैप भी मिला। मुहिम चलाने से संबंधित दस्तावेज मिशन 2047 बरामद किया गया। गुरुवार को दोपहर होते होते इस गिरफ्तारी ने तूल पकड़ लिया। मामला इतना बड़ा कि दिल्ली से एनआईए की टीम जांच करने पटना पहुंची। आतंकियों ने पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल को ट्रेनिंग सेंटर बनाया था। इसमें बिहार के बाहर के लोग भी आ रहे थे। पूछताछ में मुख्य आरोपी अतहर ने बताया कि इस मुहिम में 26 लोग शामिल थे। इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये सभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हिंदुस्तान में जब भी कभी धार्मिक उन्माद होता है या कोई देश विरोधी या सरकार विरोधी घटना होती है तो उसमें पीएफआई का नाम जरूर सुनाई देता है। वो चाहे दिल्ली दंगा हो, सीएए या फिर एनआरसी का विरोध हो। नूपुर शर्मा वाले प्रकरण में भी पीएफआई का नाम जुड़ा। क्या है संगठन की हकीकत, कब से काम कर रहा है ये संगठन और क्या है संगठन का उद्देश्य, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार हुए 2 कथित आतंकियों के तार पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन आतंकियों के ठिकाने से पीएफआई का झंडा, पीएफआई के दस्तावेज, पीएफआई के जर्नल आदि भी मिले हैं। ऐसा शायद ही कोई मौका हो जब देश में माहौल खराब करने के मामले में इस संस्था का कहीं न कहीं से नाम न जुड़ता हो। चाहे सीएए और एनआरसी को लेकर माहौल खराब करने का मामला हो या फिर दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दंगा कराने की साजिश, इन सभी मामलों में पीएफआई का नाम जरूर आता है। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से पहले यूपी के हाथरस कांड में भी इसी का नाम सामने आया था। कहा जा रहा है कि पीएफआई ऐसे मौके पर मोटी रकम खर्च कर माहौल खराब करती है। कई बार इनके मंसूबे खुफिया एजेंसियों की जानकारी में आ जाते हैं तो कई बार उनसे चूक भी हो जाती है, जैसा कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में देखने को मिला। पीएफआई और इसके दावे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। ये संगठन खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है। संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। केरल के कालीकट में संगठन की गहरी जड़ें हैं। फिलहाल इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में बताया जाता है।
शाहीनबाग वो इलाका है जहां पर सीएए और एनआरसी के विरोध में पूरे देश में 100 दिन तक सबसे लंबा आंदोलन चला था। एक मुस्लिम संगठन होने के कारण इस संगठन की ज्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। कई ऐसे मौके भी आए हैं जब इस संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम आरक्षण के लिए सड़कों पर आए। 2006 में पीएफआई उस समय सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इसने नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तब बड़ी संख्या में लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। फिलहाल कहा जा रहा है इस संगठन की जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली हुई हैं। पीएफआई के सदस्य कहीं अधिक सक्रिय हैं तो कहीं पर कम, लेकिन जांच एजेंसियां इस बात से इनकार नहीं करती कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इनकी जड़ें काफी गहरी हैं। संगठन खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का पैरोकार बताता है और मुस्लिमों के अलावा देश भर के दलितों, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के लिए समय समय पर मोर्चा खोलता है। पीएफआई दूसरे संगठनों के साथ मिलकर देश के कई इलाकों में काम करने का दावा भी करता है। पीएफआई का गठबंधन, पीएफआई नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ का उत्तराधिकारी तो है ही। एनडीएफ के अलावा कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, तमिलनाडु के मनीथा नीति पासराई, गोवा के सिटीजन्स फोरम, राजस्थान के कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश के एसोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस समेत अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएफआई ने कई राज्यों में अपनी पैठ बना ली है। इस संगठन की कई शाखाएं भी हैं, जिसमें महिलाओं के लिए नेशनल वीमेंस फ्रंट और विद्यार्थियों के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। गठन के बाद से ही इस संगठन पर कई समाज विरोधी व देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई का विवादों से पुराना नाता है। अस्तित्व में आते ही पीएफआई का नाम विवादों से जुड़ता चला गया। देश भर में कहीं भी कोई अराजक घटना होती है तो उसमें पीएफआई का नाम आना लाजमी है। नुपुर शर्मा विवाद में शुक्रवार को नमाज के बाद देश के कई इलाकों में हुई पत्थरबाजी की घटना में भी पीएफआई का नाम आया था। हालांकि पीएफआई ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार कर दिया था। तो आइए जरा जान लीजिए कब कब पीएफआई विवादों में आया। पीएफआई का विवादों से पुराना नाता। पीएफआई को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की बी विंग भी कहा जाता है। साल 1977 में संगठित की गई सिमी को 2006 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों का अधिकार दिलाने के नाम पर पीएफआई का निर्माण किया गया। माना जाता है कि पीएफआई की कार्यप्रणाली भी सिमी जैसी है। वर्ष 2014 में केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जमा किए गए एक हलफनामे के अनुसार पीएफआई के कार्यकर्ता केरल में हुई 27 राजनीतिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। जबकि इसी हलफनामे में केरल सरकार ने यह भी बताया कि पीएफआई केरल में हुई 106 सांप्रदायिक घटनाओं में किसी न किसी रूप में शामिल था। साल 2012 में इस संगठन को बैन करने की मांग भी उठ चुकी है। उसके बाद इस साल यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी संगठन को बैन करने की मांग की थी। पीएफआई एक चरमपंथी मुस्लिम इस्लामिक संगठन है। पीएफआई अपने आप को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का हमदर्द बताता है, लेकिन अब पीएफआई देश के निशाने पर है, क्योंकि बीते दिनों कुछ घटनाओं के होने के बाद से लगातार पीएफआई पर उंगलियां उठ रही हैं। चाहे उदयपुर की घटना का जिक्र करें या फिर हम फुलवारी शरीफ की घटना का जिक्र करें, लगातार पीएफआई के तार सभी घटनाओं के साथ मिलते पा रहे हैं। पीएफआई एक मुस्लिम संगठन होने के साथ साथ पूरे देश भर में अपने नेटवर्क को विस्तार करने का काम कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय पीएफआई के सभी गतिविधियों पर नजर रख रही है। फुलवारी शरीफ की घटना में एनआईए की जांच से पता चला है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के तरफ पीएफआई काम कर रहा है। पीएफआई के इस
मास्टर प्लान के बाद से लगातार जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है और ये जांच करने में जुटी हैं एजेंसियां कि आखिर पीएफआई का मिशन 2047 किस प्रकार का है। हालांकि इस मिशन को लेकर के एनआईए लगातार जांच कर रही है और पकड़े गए आतंकियों के साथ पूछताछ कर रही है। पीएफआई का सबसे बड़ा एजेंडा है देश में जगह जगह कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देना, और जब बड़ी घटनाएं होती हैं ऐसी घटनाओं में पीएफआई की फंडिंग हो या फिर पीएफआई द्वारा ट्रेंड कमांडो निकल करके सामने आते हैं। फुलवारी शरीफ की घटना के बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पीएफआई देश भर में आतंक को पैदा करने का काम कर रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।